लिस्ट में एक नाम केजीबी का भी है। 1945 के बाद शुरू हुई कोल्ड वॉर, जो कि 1991 तक चली। इस बीच ये एजेंसी बहुत एक्टिव थी और इसने अपने एजेंट्स के दम पर सीआईए को काफी नुकसान भी पहुंचाया। सीआईए के साथ साथ केजीबी ने सोवियत यूनियन को दुनिया भर में अपनी बात पहुंचाने में मदद की और बहुत से लोगों की हत्याएं करवाई और सोवियत यूनियन के न्यूक्लियर और स्पेस प्रोग्राम को भी जमकर मदद की। तो कैसे किया केजीबी ने ये सब और क्यों केजीबी से इतना डरते हैं लोग, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। केजीबी की ताकत और इंटेलिजेंस के बारे में ये किस्से भी बहुत मशहूर थे कि सोवियत यूनियन के हेड उतना केजीबी के स्पाइस के बारे में नहीं जानते जितना वो बाकी देशों के स्पाइस के बारे में जानते हैं। केजीबी अपनी इंफॉर्मेशन गैदरिंग टेक्निक में शानदार थी और इसका पहला उदाहरण हमें मिलता है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की शुरुआत से। ये दूसरे विश्व युद्ध का जमाना था। सभी जानते थे कि सभी देश मिलकर अब एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना चाह रहे हैं। उस वक्त दुनिया के सबसे टैलेंटेड साइंटिस्ट का ठिकाना अमेरिका नहीं बल्कि यूरोप था, जहां मैक्स प्लैंक और आइंस्टाइन जैसे साइंटिस्ट रहा करते थे। लेकिन जैसे जैसे जर्मनी ने यूरोप के देशों को अपने अधीन लेना शुरू किया, ये लोग भी दूसरे देशों की तरफ जाने लगे। इनमें से ज्यादातर लोग ब्रिटेन या फिर अमेरिका भागे। इन साइंटिस्ट में से एक नाम था क्लॉस फुश का, जो जर्मनी से भागकर पहले ब्रिटेन गए थे और उसके बाद ब्रिटेन ने उन्हें अमेरिका को दे दिया। क्लॉस को न्यूक्लियर बॉम्ब डेवलप करने के काम पर लगा दिया गया। ये एक सीक्रेट मिशन था जिसे आज हम मैनहट्टन प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। क्लॉस ने इस प्रोजेक्ट में महत्वपूर्ण योगदान दिया और अमेरिका दुनिया में पहला ऐसा देश बना जिसके पास अब न्यूक्लियर बॉम्ब था। लेकिन बाद में मालूम चला कि अमेरिका आने से पहले ही क्लॉस को केजीबी के एजेंट्स ने रिक्रूट कर लिया था और वो ना सिर्फ अमेरिकन की हेल्प कर रहे थे बल्कि सारी अपडेट सोवियत यूनियन को भी भेज रहे थे। ये वो वक्त था जब स्टालिन को अमेरिका के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में वहां की एफबीआई से भी ज्यादा पता था। क्लॉस की भेजी गई इंफॉर्मेशन के कारण अगले 4 साल में सोवियत यूनियन ने भी अमेरिका की तरह न्यूक्लियर बॉम्ब डेवलप कर लिया था। केजीबी की इसी डिसेप्शन और मैनिपुलेशन के कारण सीआईए इतना डर चुकी थी कि अगले 10 साल तक उन्होंने सोवियत यूनियन से भागे हुए किसी भी जासूस पर भरोसा नहीं किया, क्योंकि उन्हें लगता था कि केजीबी की चाल है एक स्पाई को उनकी सीआईए में भर्ती करने की। अमेरिकन के इतना सतर्क रहने के बावजूद भी सीआईए कभी भी केजीबी का कोई बड़ा नुकसान नहीं कर पाई, जबकि केजीबी उनकी नाक के नीचे से सीक्रेट उड़ा कर ले जाती थी। अब इस प्रकरण को सुनिए। अमेरिकन नेवी ने आर्पानेट को इन्वेंट किया। आप आर्पानेट को इंटरनेट का पूर्वज भी मान सकते हैं, जिसका इस्तेमाल करते हुए अमेरिकी इंटेलिजेंस देश भर में डॉक्यूमेंट्स और बाकी इंफॉर्मेशन को जल्दी और सिक्योर तरीके से भेजती थी। जब अमेरिका ने अपोलो स्पेस मिशन को दुनिया के सामने अनाउंस किया तो सोवियत डर गए। उन्हें लगने लगा कि अमेरिका स्पेस में जाने के बहाने से वहां पर कोई बॉम्बर प्लेस करना चाहते हैं जो आने वाले वक्त में उन्हें काफी ताकत देगा। इस पर रिएक्ट करते हुए उस वक्त के सोवियत हेड लियोनिड ब्रेजनेव ने केजीबी को इस शटल के सीक्रेट्स लाने की जिम्मेदारी दी और साथ ही अपनी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कमीशन से यह भी कहा कि वो भी ऐसी स्पेस शटल बनाए, क्योंकि इस स्पेस शटल पर देश भर की कई लैब्स मिलकर काम कर रही थी। इसीलिए वह ज्यादातर आर्पानेट पर ही डॉक्यूमेंट शेयर किया करती थी। केजीबी के जो स्पाइज अमेरिका में थे उन्होंने आर्पानेट को कॉम्प्रोमाइज करते हुए वहां से कई डॉक्यूमेंट्स निकाले। इसे आप दुनिया की पहली कंप्यूटर हैकिंग भी कह सकते हैं। इन डॉक्यूमेंट्स की मदद से सोवियत्स को यह मालूम पड़ा कि अपोलो मिशन कोई मिलिट्री मिशन नहीं है, जिस वजह से उन्हें चिंता करनी पड़े। लेकिन अब उनके पास इस शटल के बारे में और जानकारियां भी थी, जिसकी मदद से सोवियत ने इस इंफॉर्मेशन का पूरा फायदा उठाया और अपोलो के जवाब में बुरेन नाम का स्पेस शटल दुनिया के आगे रखा। इस स्पेस शटल के बारे में खास बात यह थी कि चाहे चुराई गई इंफॉर्मेशन से बनाया हो, पर अपोलो की कॉपी नहीं था बल्कि उससे भी बेहतरीन था। इसकी एक वजह यह भी थी कि अमेरिका के स्पेस मिशंस और नासा पर सरकार और बाकी राजनेताओं का काफी दबाव रहता था, जिस वजह से उन्हें कई बार कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता था। लेकिन सोवियत यूनियन में परेशानी नहीं थी और साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को बुरेन को बिना सरकारी दखल के बनाने की आजादी दी गई। केजीबी का काम सिर्फ रॉ या सीआईए जैसी एजेंसियां जितना सीमित नहीं था। केजीबी अपने देश के अंदर भी एक सीक्रेट पुलिस की तरह काम करती थी, जो राजनेताओं और बाकी नागरिकों पर नजर रखती थी ताकि उनमें से कोई देश विरोधी ना हो जाए। केजीबी ने अपने इतिहास में कई बार राजनीतिक प्रतिद्वंदियों की हत्या की है और स्टालिन के बाद सोवियत यूनियन के हेड बने निकिता क्रुश्चेव के अचानक एक दिन आए रेजिग्नेशन में भी केजीबी का हाथ बताया जाता है। निकिता क्रुश्चेव ने बाद में इन अनुभवों को अपने मेमोयर्स में लिखा था, लेकिन उनकी मौत के बाद केजीबी ने ये मेमोयर्स उनके बेटे से ले लिए थे। केजीबी को भारत और बाकी साउथ ईस्ट एशिया में भी काफी इंटरेस्ट था। इंदिरा गांधी के जमाने में भारत में कई सोवियत जासूस घूम रहे थे। ये लोग धीरे धीरे सरकार की पॉलिसीज को भी अफेक्ट कर रहे थे और आज हम विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे कि सचमुच उस वक्त भारतीय सरकार सोवियत यूनियन के काफी करीब आ गई थी। सोवियत्स की सीक्रेट स्ट्रेटजी का एक हिस्सा यह भी था कि वो भारत के मार्क्सिस्ट और कम्युनिस्ट राइटर्स को सोवियत यूनियन आने का आमंत्रण भेजते थे और फिर उनका काफी आदर सत्कार किया जाता था, ताकि जब वे अपने देश लौटे तो कम्युनिज्म के प्रति और ज्यादा समर्पित हो जाएं और रूस के बारे में भारत की जनता को एक प्रोपेगेंडा भेज सके। बांग्लादेश के बनने के तुरंत बाद ही केजीबी ने वहां पर अपने पैर जमाने शुरू कर दिए और वहां के पहले प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान के वो करीब आ गए। मुजीबुर रहमान पर सोवियत का असर दिखता भी है। उन्होंने बांग्लादेश में चीन का एक पार्ट सिस्टम लागू कर दिया था
लेकिन उसके बाद कुछ ही महीनों में एक सैन्य तख्तापलट में उनकी और उनके ज्यादातर परिवार की हत्या कर दी गई। इसमें उनकी 2 बेटियां जो विदेश में थीं वो बच गईं। इस तख्तापलट के बाद भी बांग्लादेश पर केजीबी ने अपनी पकड़ नहीं छोड़ी और अपने एजेंट्स की संख्या वहां पर दोगुनी कर दी। वो वहां पर नए प्रेसिडेंट जिया और रहमान के खिलाफ नेगेटिव प्रोपेगेंडा फैलाने लगे, क्योंकि जिया और रहमान को सोवियत से ज्यादा अमेरिका के करीब समझा जाता था। अफगानिस्तान में सोवियत के कंट्रोल की कहानी भी जबरदस्त है। जब 1970 के दशक में वो पूरी तरह से वहां के पॉलिटिकल सिस्टम को कंट्रोल कर रहे थे और उन्होंने गद्दी पर अपने हाथ की कठपुतली कहे जाने वाले एक लीडर को बिठा रखा था। लेकिन जब अफगानिस्तान की हफीजुल्लाह अमीन की सरकार आई तो सोवियत्स को खतरा महसूस होने लगा। अमीन अंग्रेजी में लिखा करते थे, उनके अमेरिका से भी अच्छे संबंध थे और सोवियत्स के कंट्रोल में वो नहीं रहना चाहते थे। केजीबी ने जल्द ही उन्हें एक सीआईए एजेंट बताकर प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया और एक रात ऑपरेशन स्टॉर्म 333 को लॉन्च कर दिया गया। इस ऑपरेशन में उन्होंने अमीन की हत्या करवा दी और सोवियत अफगानिस्तान जंग की शुरुआत हो गई। सोवियत यूनियन के टूटने के वक्त भी केजीबी इतनी शक्तिशाली थी कि केजीबी के हेड व्लादिमीर कुर्शेव ने उस वक्त के रूस और सोवियत हेड मिखाइल गोर्बाचेव के खिलाफ एक तख्तापलट का प्लान भी बना लिया था। 2 दिनों के बाद ये तख्तापलट फेल हो गया और यहीं पर केजीबी का अंत हुआ। लेकिन फिर केजीबी की जगह एफएसबी रूस में आई और इस एफएसबी के एक हेड व्लादिमीर पुतिन भी थे। वो पुतिन जिन्होंने